अच्छा, मैं बता रही थी ओरल कैविटी के बारे में। अब हम लोगों ने डाइजेशन के बारे में पढ़ा। अब जो ओरल कैविटी है ना, सबसे पहले उसके अंदर हम लोग डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो एक जो है ओरल कैविटी वो हो जाएगी, ठीक है। ओरल कैविटी के बाद क्या आता है, ओरल कैविटी के बाद हमारा जो फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, वो सिस्टम। फेरिंग्स के बाद हमारा ईसोफेगस आ जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग लेरिंग्स की तरफ जाएँ तो ट्रैकिया आ जाएगा, ठीक है। और ईसोफेगस के बाद हमारे पास क्या आता है, स्टमक आता है। और स्टमक के बाद जो है वो नेक्स्ट जाता है इंटेस्टाइन्स के अंदर। और पहले हमारे पास इंटेस्टाइन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के मैं पार्ट्स बताती हूँ इसके भी। और इसके बाद रेक्टम, और रेक्टम के बाद हमारे पास क्या होता है, एनस होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके जो पार्ट्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं, वो हमारे पास सीकम है, ठीक है, कोलोन है। और इसके अलावा जो रेक्टम है ना, वो भी लार्ज इंटेस्टाइन का ही एक हिस्सा होता है, ठीक है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके में पता है जिजना मिलियम और वो है ड्यूडेनम है, ठीक है। अच्छा, अब जो ऑयल कैविटी है उसके अंदर मैंने डाइजेशन की बात की, वो डाइजेशन दोनों तरह से होगी, मैकेनिकल भी होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो केमिकल है ना वो भी होगी। अब डाइजेशन की अगर हम सिंपली, मैंने डेफिनेशन बताई थी वो ये, ठीक है, जो लार्ज पार्टिकल है उसका जो है वो स्मॉल के अंदर कन्वर्ट होना। अब मैकेनिकल की अगर बात करें, मतलब मैकेनिकल एंजाइम्स के बगैर लार्ज पार्टिकल का छोटे के अंदर कन्वर्ट होना, तो वो कैसे होगा, वो सिंपली ग्राइंडिंग से होगा। मतलब एक हम लोग अगर ऑयल कैविटी का फंक्शन देख लें तो वो क्या ग्राइंडिंग आ जाता है, जो टीथ के जरिए हो रहा है। इसके अलावा लुब्रिकेशन की बात कर लेते हैं, मतलब जो ऑयल कैविटी है वो क्या कर रही है, फूड को लुब्रिकेट कर रही है, ठीक है। और इसके अलावा फूड की सिलेक्शन में भी हेल्प कर रही है। अब सिलेक्शन के ऊपर हम लोग ज़्यादा बात करेंगे। सिलेक्शन जो है वो फूड की कर रही है, फूड को सिलेक्ट कर रही है कि ये फूड हमने जो है एक्सेप्ट करना है, नहीं एक्सेप्ट करना, ठीक है, मतलब उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं। वो अब फूड जो है उसको सिलेक्ट किस बेसिस पे किया जाता है, वो इस बेसिस पे किया जाता है विजन, ठीक है। मतलब हम पहले देख के फैसला करते हैं कि हमने खाना है या नहीं खाना। मतलब अगर फूड की प्रेजेंटेशन जो है वो हम लोगों को अच्छी लग रही है तो हम खाते हैं, वरना नहीं खाते। इसके अलावा उसका जो है वो टेस्ट, ठीक है, टेस्ट के लिए हम टंग यूज़ करते हैं। और फिर विजन के लिए आइज़ यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम उसकी स्मेल भी चेक करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना एक और चीज़ है, वो यहाँ पे है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पर डाइजेशन जब होती है तो वो उसमें एक चीज़ आ जाती है बाइल। अब हम बाइल को समझते हैं कि ये जो है ना एंजाइमेटिक डाइजेशन है, और मतलब केमिकल के अंदर इसको समझ लेते हैं, लेकिन ये एंजाइमेटिक भी नहीं है और केमिकल भी नहीं है। अब उसकी रीज़न ये है कि जो बाइल होता है उसके अंदर एंजाइम्स मौजूद नहीं होते। वो क्या कर रहा होता है कि जो लिपिड्स है उसकी इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन करता है मतलब एक लिपिड का बड़ा ड्रॉपलेट है, ठीक है। और वो जो बड़ा ड्रॉपलेट है वो किसके अंदर जा रहा है, छोटे टुकड़ों में जा रहा है। मतलब यहाँ पे उसकी नेचर नहीं चेंज हो रही। तो जो बाइल है वो कौन सी होती है, मैकेनिकल डाइजेशन कर। इसके बाद अब हम जो है ना हमारी ओरल कैविटी, उसके जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। पहला टंग है, टंग के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जो टंग है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो वो सबसे पहला उसका जो फंक्शन है वो तो यही है ना कि ये जो फूड है उसको सिलेक्ट करवा रही है, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या कर रही है, उसकी जो है मेस्टिकेशन भी कर रही है। मेस्टिकेशन से, सॉरी, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन से क्या मुराद है, मैनिपुलेशन से ये मुराद है कि जो फूड है ना, मतलब जो हमने फूड एक मतलब लुकमा लिया है, जैसे भी लिया है, उसका जो एक मतलब बाइट है, उसका जो एक चंक है, उसको इसने कन्वर्ट करना है बोलस के अंदर। तो वो काम कौन कर रहा होता है, हमारी टंग कर रही होती है, ठीक है। अब जो टंग है वो हम लोगों को पहले तो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेनी चाहिए। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो एक जो मसल है टंग जो है हमारी, वो मसल है। अब वो कौन सा मसल है, हमें सोचना चाहिए कि वो स्मूथ मसल होगी, लेकिन वो स्मूथ मसल नहीं होती, बल्कि वो एक स्केलेटल मसल होती है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर वो स्मूथ मसल जो है ना वो नहीं होती, तो फिर उसके अंदर मतलब वो फैटीग क्यों नहीं होती, मतलब जो हमारी टंग है वो कभी भी नहीं थकती। तो वो जो नहीं थकती उसकी क्या रीज़न है, मतलब स्केलेटल मसल तो थकते हैं, तो फिर जो टंग है वो तो कभी भी नहीं थक रही, तो फिर वो ऐसा क्यों है। तो वो ऐसा है, ये टंग के स्केलेटल मसल की ख़ास बात है कि वो फैटीग्ड नहीं होते। इसके अलावा सिलेक्शन के अंदर ये हेल्प कर रही है। सिलेक्शन के अलावा ये जो है ना कम्युनिकेशन के अंदर भी हेल्प कर रही है। और इस कम्युनिकेशन के साथ साथ ये हमारे जो वर्ड्स हैं उनको एक शेप भी दे रही है। अब जो हमारी आवाज़ है वो लेरिंग से निकल रही है, ठीक है। और लेकिन जो हमारे शेप वर्ड्स को शेप दे रही है, ठीक है, मतलब ये हमें बता रही है कि ये लफ्ज़ बोलना है, ये लफ्ज़, वो हम लोग अपनी टंग के ज़रिए दे रहे हैं शेप, ठीक है, अपने। अच्छा, अब जो अगली चीज़ है वो ये है कि जो टंग है वो और किसके अंदर रोल प्ले कर रही है, और क्लीनिंग ऑफ टीथ के अंदर भी एक रोल प्ले करती है, ठीक है। क्लीनिंग ऑफ टीथ के अंदर भी रोल प्ले करती है। अभी मैंने एक चीज़ बताई थी कि इसके टंग की वजह से हम जो फूड है उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कैसे करते हैं, हम फूड को टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब टेस्ट के लिए इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं। और जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनका एक जो नाम होता है बायोलॉजिकल, वो हम उनको कह देते हैं गस्ट्रेटो रिसेप्टर्स, ठीक है। अब जो गस्ट्रेटो रिसेप्टर्स हैं वो मैं बता रही हूँ यहाँ पे कौन से जो गस्ट्रेटो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं। मतलब जैसे ये हमारी अगर टंग है, ठीक है, तो ये जो उसकी ये वाली चीज़ है ना, ये उसकी टिप है, ठीक है, ये उसकी कौन सा पॉइंट है। और ये जो उसका है ना पीछे वाला हिस्सा है, इसके साथ ही यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो लिगामेंट मौजूद होता है, और उसे कहते हैं फ्रेनुलम, ठीक है।
अच्छा, फ्रेनुलम हम इसे कह रहे हैं। अब जो एक चीज़ है ना वो ये है कि जो लिगामेंट होता है वो हमेशा बोन के साथ जोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे अब ऐसा नहीं है क्योंकि इसके पीछे बोन है, ठीक है। और बोन जो है उसका नाम है हायोइड बोन, ठीक है। और ये लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या है, मसल है। तो यहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए थी वो हमारे पास लिगामेंट नहीं होना चाहिए था, बल्कि एक टेंडन होना चाहिए था। लेकिन जो हम लोग को वो रट्टे लगवाए जाते हैं ना, वो हर जगह पे ठीक नहीं होते। तो अब मैं इसमें बताती हूँ टेस्ट बर्ड्स कौन से कहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ पे जो हमारे पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, ये होते हैं स्वीट टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। और इसके अलावा जो यहाँ पे हमारे पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं बिल्कुल इसकी बैक साइड पे, वो होते हैं बिटर टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे हमारे पास होते हैं साल्टी, साल्टी और सोर एक साथ हैं। यहाँ पे साल्टी हैं और यहाँ पे सोर हैं, ठीक है। सावर टेस्ट बर्ड्स हैं, और ये इसके सामने भी जो है वो सावर टेस्ट बर्ड्स हैं, और यहाँ पे भी जो है वो साल्टी टेस्ट बर्ड्स हैं। अच्छा, अब इसके दरमियान में भी जो है ना स्पेशल टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड्स होते हैं। जैसे अब ऐसा ऐसा टेस्ट हम कह सकते हैं जैसे चीज़ का टेस्ट है, ठीक है, उनको कहते हैं उमामी टेस्ट बर्ड्स। इसके अलावा अब हमें पता है कि जो हमारी टंग है, टंग के बिल्कुल ऊपर पैलेट मौजूद होता है, ठीक है। अब वो हार्ड पैलेट भी हो सकता है, सॉफ्ट पैलेट भी हो सकता है, लेकिन उन जो पैलेट है ना उसके ऊपर भी टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं, और वो जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो स्वीट टेस्ट बर्ड्स होते हैं। अच्छा, मैंने अपने टीचर से पूछा था कि जो स्वीट टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा क्यों होते हैं। तो उन्होंने बोला था कि ये जो ह्यूमन नेचर है ना, ह्यूमन नेचर स्वीट टेस्ट को ज़्यादा पसंद करती है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमें सबसे ज़्यादा जो टेस्ट बर्ड्स दिए हैं वो स्वीट टेस्ट बर्ड्स दिए हैं। अच्छा, अब जो अगली चीज़ है वो हमारे पास आ जाती है चीविंग, ठीक है। अब जो चीविंग है ना उसके अंदर हम लोग किस चीज़ को यूज़ करते हैं, टीथ को यूज़ करते हैं। मतलब अपने फूड को हम लोग च्यू करते हैं, और उसके अब देखो यहाँ पे जो है ना ये किसका अंदर काम कर रहा है, मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, जो पहली चीज़ है। और उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि जो हमारे पास बड़ा टुकड़ा है वो किसके अंदर टूट गया, छोटे टुकड़ों के अंदर टूटा है, ठीक है। अब जो छोटा टुकड़ा, जैसे ही कोई टुकड़ा छोटा होगा उसका सरफेस एरिया हमें पता है कि क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया जो है वो उसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इसका सरफेस एरिया जो है वो क्या है, कम है, ठीक है। अब जो टुकड़ा छोटा होता है उसका सरफेस एरिया भर जाता है, और जो एंजाइम्स हैं उनके लिए इसके ऊपर एक्ट करना जो है वो क्या हो जाता है, ईजियर हो जाता है। और इसके अलावा अब मैं अगली बार बता दूँ टीथ के हवाले से, क्योंकि अब हमने टीथ को डिस्कस करना है, ठीक है। अब टीथ को डिस्कस करना है तो अब ह्यूमन्स जो है ना वो ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनके जो दांत है ना वो ज़िंदगी में 2 दफ़ा आते हैं। मतलब एक ह्यूमन की लाइफ में उसके जो टीथ हैं वो 2 टाइम्स आते हैं। पहले उसके मिल्क टीथ होते हैं और इसके अलावा उसके फिर परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है। अब जिनके 2 दांत आते हैं ना उनको कहते हैं डायोफायोडोंट, ठीक है, डायोफायोडोंट। अच्छा, अब जो है ना हम इनके टीथ की बात कर लेते हैं। जो एक एडल्ट होता है उसके अंदर कितने टीथ मौजूद होते हैं, उनके अंदर होते हैं 32 टीथ, ठीक है। और इसी तरह जो इन्फेंट्स होते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो टीथ होते हैं वो 20 टीथ होते हैं। अब पता है कि जो एडल्ट टीथ हैं वो कितने हैं, 32 ये होंगे परमानेंट टीथ, और ये वाले कौन से टीथ हो जाएंगे, मिल्क टीथ होंगे। अच्छा, अब मैं एक और अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक चीज़ पता लग जाती है कि जो एडल्ट्स होते हैं उनमें 32 टीथ हैं, और जो इन्फेंट्स हैं वो उनमें 20 टीथ हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ मैंने डिस्कस करनी है ना वो ये है कि देखो हम 32 में से 20 निकाल देते हैं तो हमारे पास रहते हैं 12 टीथ। अब ये जो 12 टीथ है ना ये इन ह्यूमन्स के अंदर ऐसे टीथ हैं जो कि लाइफ में सिर्फ एक ही बार आ रहे हैं। मतलब ये वाले ऐसे टीथ हैं जो 2 दफ़ा नहीं आ रहे, ठीक है। और जो ये वाले टीथ हैं ये वाले कितनी दफ़ा आ रहे हैं, ये वाले आते हैं 2 दफ़ा। मतलब पहले मिल्की टीथ आते हैं, फिर वो टूटते हैं, और फिर ये वाले टीथ दोबारा आते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो टीथ हैं ये ऐसे टीथ हैं कि ये लाइफ में एक ही दफ़ा आ रहे हैं, दूसरी दफ़ा नहीं आ रहे। अच्छा, अब जो अगली चीज़ है ना वो हमारे पास है इन दोनों चीज़ों का डेंटल फार्मूला, ठीक है। डेंटल फार्मूला जो है ना वो हमें ना इन टीथ की काउंटिंग बता देता है, ठीक है। पहले अडल्ट के लिए लिखते हैं डेंटल फार्मूला, ठीक है। अडल्ट के लिए जो डेंटल फार्मूला है वो है 2 1 2 3, ठीक है। 2 1 2 3 अडल्ट के लिए डेंटल फार्मूला है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ, देखो जैसे हमारे यहाँ पे पहले वो आ जाते हैं उनके जो जा कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे वाला जा, और उसके बाद यहाँ पे मैं लाइन लगा देती हूँ, ठीक है। मतलब ये हमारे जो हैं टीथ पीछे वाली साइड पे जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारी टंग होगी, और यहाँ पे हमारा जो है वो पूरा सॉफ्ट पैलेट होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे जो ना वो टीथ आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मतलब ऐसे टीथ जा रहे हैं, और यहाँ पे भी ऐसे टीथ जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी इस तरफ, ठीक है। अब ये जो डेंटल फार्मूला ना इसने इतनी क्या हमें जो है ना टीथ बता देने हैं, इतने हिस्से के टीथ बता देने हैं, ठीक है। और मतलब पता लग जाएगा कि इतने को मतलब हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास जो टोटल टीथ का नंबर आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो 2 है ना, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है इन सीजर्स को। इन सीजर्स जो है ना मतलब हमारे पास 2 जो है वो इन सीजर्स टीथ हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ पे भी हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। तो वो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। मतलब अब ये मेरे पास पहला इंसीजर है, ये दूसरा इंसीजर है। और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पे भी क्या है, पहला इंसीजर दूसरा इंसीजर, यहाँ पे पहला इंसीजर दूसरा इंसीजर, पहला इंसीजर दूसरा इंसीजर। तो मेरे पास टोटल कितने हो जाते हैं, टोटल मेरे पास जो ना वो 8 इंसीजर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब मैंने 2 को क्या किया, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, और मेरे पास 8 इंसीजर मतलब टोटल फेस माउथ के अंदर ओरल कैविटी के अंदर जितने इंसीजर्स हैं उनका नंबर आ गया। और जो 1 है वो मेरे पास क्या है, कैनाइन। मतलब ये जो 1 है वो कैनाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैनाइन वो जो है ना होते हैं नुकीले दांत, और जो नुकीले दांत होते हैं हमें पता है वो टीयरिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये प्री मोलर्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये भी जो है ये मोलर्स होते हैं। और ये जो दोनों टीथ हैं ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, चीविंग के लिए
इसके अलावा ये जो इंसीजर्स होते हैं ना, इंसीजर्स होल्डिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम सारों को कैलकुलेट कर लें, मतलब 2 1 2 3 ये इतने हिस्से के 2 1 2 3 हैं। अब मैं इन सारों को प्लस करती हूँ, ठीक है। मेरे पास टोटल आ जाते हैं 8 टीथ, ठीक है। जो 8 टीथ हैं वो एक तरफ के हैं। अब 8 को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगी तो मेरे पास क्या रहता है 32, यानी एक अडल्ट के अंदर कितने टीथ हैं 32 टीथ हैं। इसके अलावा अब इन फ्रेंड्स की बात कर लेते हैं। इन फ्रेंड्स के लिए जो डेंटल फार्मूला है वो क्या है, तो वो मेरे पास है, और मेरे पास 2102 है, ठीक है। अब उसके अंदर प्री मोलर्स भी नहीं होते, और एक जो मोलर है ना, अब जो लास्ट वाला मोलर है ना उसे हम कहते हैं विजडम टूथ, ठीक है। जो विजडम टूथ है एक तो उसके अंदर वो नहीं होता, और एक उसके अंदर क्या है प्री मोलर्स जो है ना वो नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है। बाकी उसके अंदर जो सारे टीथ है ना वो अडल्ट की तरह सेम है। अब इनको हम लोग प्लस कर लेते हैं, ठीक है। अब प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 2 2 2 4 5, ठीक है। अब 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 20 टीथ। मतलब एक जो इन्फेंट है उसके अंदर टोटल कितने टीथ होते हैं 20। ओरल कैविटी के अंदर ना हमने एक और फंक्शन पढ़ा था, वो था लुब्रिकेशन का काम, ठीक है। अब जो लुब्रिकेशन का काम था वो हम लोग किसके ज़रिए करते हैं, वो सलाइवा काम कर रहा होता है, ठीक है। अब जो सलाइवा वो हमारे माउथ में कहाँ से आ रहा है, वो ओरल कैविटी के अंदर कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो ग्लैंड्स के ज़रिए से प्रोड्यूस हो रहा है। और हमें पता होना चाहिए कि जो सलिवरी ग्लैंड्स हैं वो हमारे पास 3 मौजूद होते हैं। एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। इसके अलावा सब मैक्सिलरी होता है और सब लिंगुअल होता है, ठीक है। सब मैक्सिलरी, और सब मैक्सिलरी का जो दूसरा नाम है ना वो सब मैंडिबुलर भी होता है। और इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट ग्लैंड है वो कौन सा होता है, सब लिंगुअल ग्लैंड होता है, ठीक है। अब जो पैरोटिड ग्लैंड होते हैं ना वो हमारे पास होते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। और जो सब मैक्सिलरी होते हैं ना वो मतलब सेकंड लार्जेस्ट कह सकते हैं या मीडियम भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो सब लिंगुअल होते हैं वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और बात बता दूं कि हमारे पास कौन से ग्लैंड है, एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है, ठीक है। जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या होता है, ठीक है। जो एक्सोक्राइन होते हैं वो ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनके अंदर डक्ट मौजूद होती है, और ये जो ब्लड है ना उससे ज़रा फासले पे होते हैं, ठीक है। अब जब ब्लड से फासले पे होंगे तो इनको एक डक्ट की ज़रूरत होगी जिसके ज़रिए से ये अपनी सिक्रेशन ब्लड के अंदर डाल सकें। और जो एंडोक्राइन होते हैं ना वो ब्लड के बिल्कुल पास होते हैं। जब वो ब्लड के बिल्कुल पास होते हैं ना तो उन्हें डक्ट की ज़रूरत नहीं होती, और वो डक्ट लेस होते हैं, ठीक है। डक्ट लेस होते हैं ग्लैंड, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ग्लैंड है ये कौन से, ये सारे के सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड है। मैंने मतलब इनके पास डक्ट मौजूद है और ये ब्लड के करीब नहीं है। और मैंने एक और बात बताई थी कि मेन ग्लैंड नहीं है क्योंकि ऑयल कैविटी के अंदर मौजूद नहीं है। जैसे पैरोटिड की बात कर लें तो वह कहाँ पे होते हैं, ईयर्स के फ्रंट में होते हैं, ईयर लॉब के फ्रंट में होता है। मैं बताती हूँ ईयर लॉब, ये देखो जो हमारा एक कान है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग पार्सिंग करवाते हैं इस जगह पे, इसे ईयर, इस हिस्से को ईयर लॉब कहते हैं। और इसके सामने जो है वो कहाँ पे होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड। और इसके अलावा जो सब मैक्सिलरी हैं ये जाज के पीछे होते हैं, और जो सब लिंगुअल हैं वो टंग के नीचे होते हैं, अंडर द टंग होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे जो ग्लैंड है ना ये पेयर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे अब अगर हम जाज की बात कर लें तो वो पेयर की फॉर्म में है। अब जो सब लिंगुअल है ना वो हमारे पास टंग एक है, लेकिन फिर भी ये एक पेयर की फॉर्म है। और जो जाज हैं वो दो हैं तो ये भी दो हो जाते हैं, पैरोटिड है। अब हमारे पास कान दो हैं तो एक कान के सामने एक पैरोटिड ग्लैंड, दूसरे कान के सामने दूसरा पैरोटिड ग्लैंड, और हमारे पास ये सारे पेयर की फॉर्म है। मतलब 3 ग्लैंड्स हैं टोटल, और 3 ग्लैंड्स हैं और तीनों पेयर की फॉर्म है, तो टोटल जो है वो 6 हमारे पास ग्लैंड्स हो जाते हैं, ठीक है। अब हम इनके सिक्रीशंस को पढ़ लेते हैं कि ये सिक्रीट करते क्या क्या हैं, ठीक है। अब पहले पैरोटिड की बात कर लेते हैं कि जो पैरोटिड ग्लैंड है वो क्या चीज़ को सिक्रीट, तो जो पैरोटिड ग्लैंड है यानी जो सबसे बड़ा ग्लैंड है वो मतलब सबसे बड़ा ग्लैंड है, और सबसे जो मतलब ज़ाहिर बात है सबसे बड़ा तो सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा होगा, तो इसका जो काम है वो क्या होता है, इसका जो काम है वो होता है एमाइलेज एंजाइम को प्रोड्यूस करना, ठीक है। मतलब इसने सिर्फ और सिर्फ एमाइलेज एंजाइम को प्रोड्यूस, इसके अलावा जो हमारे पास सब मैक्सिलरी है इसने म्यूकस भी पैदा करना है, ठीक है। मतलब ये इंटरमीडिएट है और ये क्या कर रहा है, म्यूकस भी पैदा कर रहा है और एमाइलेज एंजाइम भी बना रहा है, ठीक है। इसने दोनों चीज़ें प्रोड्यूस करनी है। और जो सब लिंगुअल है वो क्या कर रहे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने भी बताया था कि सबसे बड़ा और क्या काम कर रहा है, एमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। एमाइलेज का दूसरा नाम टैलिन होता है, ठीक है। और पूरा नाम इसका होता है सलिवरी एमाइलेज। और इसकी जो पीएच होती है हमें पता है वो कितनी होती है, 6.8 होती है। और इसका जो अपनी एक्टिवेटर के तौर पे आयंस चाहिए होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं क्लोराइड आयंस, ठीक है। अब हम इसकी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, सलाइवा की कंपोजिशन की, ठीक है। मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं, ठीक है। यहाँ से तो हम लोगों को पता लग गया म्यूकस होता है, इसमें सलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलिवरी एमाइलेज होता है, ठीक है। ये चीज़ होती है, लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब पहले तो जो ऑब्वियस सी चीज़ें हैं वो हमें पता है, वाटर होता है, ठीक है। इसके अलावा म्यूकस होता है जो भी हमने पढ़ा ग्लैंड्स वगैरह से आ रहा है, और ख़ास तौर पर सब लिंगुअल ग्लैंड से आ रहा है। और इसके अलावा जो हमारे पास सलिवरी एमाइलेज है। इसके अलावा इसके अंदर साल्ट्स भी होते हैं, ठीक है। साल्ट्स कौन से होते हैं, कार्बोनेट्स वाले, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है। पोटाशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड भी होते हैं, थोड़े थोड़े होते हैं। इसके अलावा हमारा जो सलाइवा होता है ना उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स असल में कहते हैं एंटीबॉडीज़ को, ठीक है। एंटीबॉडीज़ होती हैं। अच्छा, एंटीबॉडीज़ के साथ इसमें एंटीजेंस भी मौजूद होती हैं, ठीक है। और जो एक इसके अंदर होती है एंटीबॉडी वो कौन सी होती है, IgA होती है। और एक इसके अंदर जो है वो सिक्रीटरी एंटीबॉडी हम लोगों ने ऐसी पढ़ी थी,
सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। उसमें पहली बात कर लेते हैं हम लोग लाइसोजाइम एंजाइम की, ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम की, ठीक है। लाइसोजाइम एंजाइम जो है एंटीबैक्टीरियल है, यानी अगर हमारे सलाइवा के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया आ जाता है तो उसको ख़त्म करने का काम जो है वो किसका है, लाइसोजाइम का है, ठीक है। और ये हम इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कह सकते हैं, मतलब एक तरह से हमें सलाइवा क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन भी दे रहा है। और इसके अलावा जो दूसरा एंजाइम है वो हमारे पास है लिंगुअल लाइपेज। अच्छा, अब इन चीज़ों में बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो पहले तो हम लोगों ने सेलिब्रिया एमाइलेज पे बात करनी है, तो हम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि किस किस के ऊपर हमारे अब जो है ना सलाइवा, उसके अंदर सेलिब्रिया एमाइलेज जो एंजाइम है ना, दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है अल्फा एमाइलेज, ठीक है, और एक होता है बीटा एमाइलेज। अब जो हमारे अंदर है वो कौन सा, हमारे पास होता है अल्फा एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। अब हमारे पास अल्फा एमाइलेज होता है और बीटा एमाइलेज हमारे पास नहीं होता। बीटा एमाइलेज होता है हर्बीवोर्स के पास। हर्बीवोर्स जो कि क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पौधे खा रहे होते हैं, ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं। अब प्लांट्स के अंदर हमें पता होता है सेलुलोज, ठीक है। हम लोग सेलुलोज नहीं खाते, हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग ग्लाइकोजन खाते हैं। और ग्लाइकोजन के अलावा हम लोग क्या खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, ठीक है। और स्टार्च और ग्लाइकोजन इन दोनों के अंदर होते हैं अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। और जो अल्फा ग्लूकोज है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास अल्फा एमाइलेज होना चाहिए। और अगर हम लोग सेलुलोज खा लें तो वो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोगों ने ये बात पढ़ी भी हुई है, ठीक है। और जो बीटा एमाइलेज है ना, वो हर्बीवोर्स के अंदर होता है। और जो हर्बीवोर्स हैं वो क्या करते हैं, सेलुलोज खाते हैं। और जो सेलुलोज है वो उसको डाइजेस्ट भी करते हैं और उससे एनर्जी भी लेते हैं, क्योंकि जो सेलुलोज है उसके अंदर कौन सा होता है, बीटा ग्लूकोज मौजूद होता है। साल्ट्स की बात कर लेते हैं कि साल्ट्स का क्या काम है। साल्ट्स का ये काम है कि इन्होंने पीएच को मेंटेन करना है। हमें पता है कि जो सेलिब्रिया एमाइलेज है उसने 6.8 के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो ये साल्ट्स को क्या करेंगे, पीएच को मेंटेन करेंगे। मैंने बताया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। अब जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, उसने असल में क्या करना है, एंटीसेप्टिक का काम करना है। अब एंटीसेप्टिक का काम मैं बताती हूँ। जैसे बाज़ दफ़ा हम लोग अपने होंठ छील लें, जैसे वो सूखे से हो जाते हैं, खुशक हो जाते हैं, तो उसको हम छील लेते हैं। तो छीलने के बाद वहाँ पे हम बार बार लिक करते हैं, उसे टंग लगाते हैं। वो उसे सलाइवा से बार बार इसलिए लगा रहे होते हैं क्योंकि सलाइवा के अंदर एंटीसेप्टिक मौजूद है, मतलब कुदरती तौर पर दवाई मौजूद है। या अगर हम कुछ जानवरों को देखें तो अपने ज़ख्मों को चाटते हैं। वो क्यों चाटते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, NaHCO3 मौजूद होता है। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं बताती हूँ, वो ये कि जो सोडियम बाइसल्फाइड है ना, वैसे इस चीज़ का इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन हो भी तो आई डोंट नो। तो जो सोडियम बाइसल्फाइड है ना, वो एक गुड न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और वो जो है ना एल्डो और कीटो शुगर के ऊपर अटैक करती है। तो मेरा ख्याल है कि शायद सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो। और सोडियम बाइकार्बोनेट अगर होगी, हमें पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके अंदर एल्डो कीटो ग्रुप होते हैं, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट डाइजेशन के अंदर भी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट बात जो इंपॉर्टेंट है वो हमने करनी है लिंगुअल लाइपेज के ऊपर, ठीक है। अब जो हमारे टंग होती है ना, उसके ऊपर ग्लैंड्स होते हैं। उन ग्लैंड्स को कहते हैं एब्नर ग्लैंड्स, और एब्नर एक साइंसदान का नाम है, ठीक है। अब जो एब्नर ग्लैंड्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो एब्नर ग्लैंड्स लिंगुअल लाइपेज को सिक्रीट करते हैं। अब लिंगुअल लाइपेज जो है ना, उसे चाहिए होती है एसिडिक पीएच। और ये कहाँ पे काम करेगा, सारी बात है स्मॉल इंटेस्टाइन में करेगा, वहाँ पे एसिडिक पीएच होती है, इसे 2 pH चाहिए होती है, मेरा ख्याल है, ठीक है। अच्छा, अब जो लिंगुअल लाइपेज है ना, वो हमारे अंदर तो फंक्शनल मतलब ऑरल कैविटी में तो नहीं होता, माउथ में तो नहीं होता, तो मतलब वो वहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वहाँ पे जो है ना इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सारी बात है वो बार बार दूध पीते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जो है ना लिंगुअल लाइपेज, अब जो मिल्क होता है, मिल्क में होती हैं फैट्स, लिपिड्स होते हैं, ठीक है। तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमारे लिंगुअल लाइपेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ये जो है ना वहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहा होता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि जो सलाइवा होता है उसकी पीएच कितनी होती है, ठीक है। तो जो सलाइवा होता है ना, उसकी पीएच होती है 8, ठीक है। मतलब जो फ्रेश सलाइवा है, ठीक है, जो अभी भी प्रोड्यूस हुआ है, उसकी जो पीएच होती है वो 8 होती है। अब जैसे जैसे हम एक्सहेल करते हैं, तो एक्सहेल करने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इससे रिमूव होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है तो इसकी जो पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक यानी 6.8 पे आके रुक जाती है, ठीक है। अब 6.8 पे आके इसकी पीएच रुक जाती है। सलाइवा की पीएच भी 6.8 है, और जो सेलेब्रियम मलेजा उसने भी 6.8 के ऊपर ही काम करना है। अच्छा, हम एक और बात करते हैं स्वेलिंग की, ठीक है। तो जो स्वेलिंग होती है, हमें पता है कि स्वेलिंग जो है ना वो पहले तो होती है वॉलंटरी, ठीक है, उसके बाद होती है इनवॉलंटरी, ठीक है। अब जो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मैं बताती हूँ। पहले हम लोग जो है ना कोई मतलब बोलस बनाते हैं अपने टंग के ज़रिए, ठीक है। और टंग के ज़रिए उसे मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है। मैनिपुलेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसे वॉलंटरीली मतलब अपनी मर्ज़ी से पीछे को लेके जाते हैं, पीछे को धकेलते हैं, ठीक है। पीछे को धकेलने के बाद वो क्या हो जाता है, वो आगे से इनवॉलंटरी हो जाता है, मतलब वो हमारी मर्ज़ी से नहीं हो रहा, वो जो हो रहा है वो खुद हो जाता है। फिर मतलब सारी की सारी जो उसकी वो है, मतलब उसकी स्वेलिंग है वो क्या हो जाती है, वॉलंटरी हो जाती है।